हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आज बहुत दिनों बाद अपन एक अच्छा सा सेशन लेकर आए हैं और सेशन आपके जो नियरेस्ट एग्जाम है बीएसटीसी और आपका एग्जाम है 30 जून को। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल करता है वो करता है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप बीएसटीसी करने के बाद आपकी जो नौकरी लगेगी वो लगेगी शिक्षक की। और आप जब शिक्षक बनोगे तो आपके अंदर कम से कम वो शिक्षक वाले गुण होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो सामना होगा वो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में हो। इसलिए हमारे जो पाठ्यक्रम में एक पार्ट जोड़ रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और उस टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में आपसे लगभग 7 टॉपिक पूछे जाएंगे और इन 7 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने 50। लेकिन जैसे आप अलग और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आपने जीके पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ा, आपने हिंदी पढ़ा, आपने इंग्लिश पढ़ा, उसमें आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और आप आराम से जो पढ़ते हो, जो याद रहता है, जो आपके बोध स्तर में होता है, जो आप जिस चीज को आपने ग्रहण किया वो कंप्लीट आपको याद रहेगा, तो आप उससे फैक्ट वाले क्वेश्चन सही कर लेते हो। लेकिन ये वाला जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक उससे थोड़ा हटके, आज से पहले जो हमारे राजस्थान में जो भी एग्जाम हुआ उस एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आते थे उसमें पूछा जाता था कि चारों विकल्प सही है, लेकिन इन चारों विकल्प में से आप किसे नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, और जिसे नंबर 1 पर रखना चाहते हैं उस जगह पे आपको मार्क्स मिलेंगे कितने? 3। वहां आपको मार्क्स मिलेंगे 3। जो सेकंड नंबर पे होगा उसके मार्क्स मिलेंगे 2, और जो थर्ड नंबर पे होगा उसके मार्क्स मिलेंगे 1, और जो बिल्कुल गलत है उसको मिलेंगे 0। हमारा जो पैटर्न था आज से पहले, यानी कि इस एग्जाम से पहले जो पैटर्न था अपना ये वाला पैटर्न, और इस पैटर्न में विकल्प लगभग सभी सही होते थे। उसमें से आपको सबसे श्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो आपको चयन करना पड़ता। चलो तो अपन आज का सेशन लेकर चलेंगे और उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड में अपन देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता। और पहला प्रश्न दिया, बड़े आराम से सुनते हुए आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ, बिल्कुल तल्लीनता के साथ और अपने मस्तिष्क को स्थिर करते हुए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये फैक्ट वाले प्रश्न नहीं है, ये आपके व्यवहार को परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आपके एक टॉपिक जोड़ रखा है व्यवसायिक प्रतिबद्धता। उसका मतलब ये कि आप जिस व्यवसाय में जाना चाह रहे हो उसके लिए कितने प्रतिबद्ध हो, आपके अंदर वो गुण हैं या नहीं, हकीकत में आपके पास ये नॉलेज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना और उसे अभिव्यक्त करना दोनों अलग अलग कला हैं। तो हो सकता है आप अच्छे मार्क्स लेकर आप चयनित हो जाओ, लेकिन आप बच्चों को समझ पाओ, इसके लिए जरूरी है कि आप में व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। और ये जो व्यवहारिक समझ तब विकसित होगी जब आप बार बार अपने आप को अभ्यास में लेकर बार बार विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो देखते हैं, चलो अपना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया भाई, यानी कि आपने कोई अपराध कर दिया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लो आप विद्यालय में थे और आपकी बिना जानकारी में कोई गलत काम हो गया आपसे, और उस अपराध में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप क्या करें? ये कब की बातें हो रही हैं? जब आप शिक्षक बनकर आपकी नियुक्ति हो जाएगी किसी स्कूल में, और आप स्कूल में नियुक्त हो गए, वहां आपको अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आप क्या करोगे? देखो, विद्यालय को छोड़कर भाग जाएंगे,
दूसरा है इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, तीसरा है इसे छिपाने की कोशिश करेंगे और पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको बहुत आराम से ये चीजें समझ आ सकती हैं कि देखो सर, इसमें जो पार्ट रहेगा कि विद्यालय को छोड़कर भाग जाएंगे, कौन भागने देगा भैया? कौन भागने देगा? क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप वहां नियुक्त हुए हो, आपके सभी डॉक्यूमेंट वहां जमा है, तो आपको भागने कौन देगा? नहीं भाग सकते, ये बिल्कुल गलत है, ये वैसे भी नैतिक रूप से भी गलत बात है। दूसरा, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। और तीसरा है पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। तो पश्चाताप की अग्नि में तो आप जल रहे हो, क्या कर रहे हो? आप जल रहे हो। इससे जो गलती हुई है उसका क्या सुधार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी नेगेटिव बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, जो आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो आपके विद्यालय के जो एचएम हैं, उनसे आप बात करोगे कि सर ऐसे ऐसे मेरे से गलती हुई है और इस गलती को अब आपको सुधारना है, जो भी इसकी सजा होगी, जो भी इसकी कीमत है वो मैं चुकाने को तैयार। तो इसकी जानकारी आप किसको दोगे? अपने किसको दोगे? अपने अधिकारी को दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना, और अगला क्वेश्चन अपना है कि देखो ध्यान से, चलो आप देखो, है ना, तब तक आप देखो इसको, अपन देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ना, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। निर्देशकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, कि निर्देशकर्ता जो होता है उसका लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विश्वास करे। किसका विकास करे? सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का, या सृजनशीलता का। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपने आराम से 2-3 ऑप्शन थे उनको अलग कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव थे, आप समझ गए कि इसमें से अलग कर दो। लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपके चारों ऑप्शन देखो, सूझबूझ का, अच्छी बात है। उसके बाद उचित परामर्श प्रदान करने का, ये भी बहुत अच्छी बात है। दुर्बलताओं के समाधान का, और लास्ट है सृजनशीलता का। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीनों समाहित है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? उचित परामर्श व प्रदान करने का। उचित परामर्श प्रदान करने का कैसे करोगे समझो। आप अगर किसी को उचित परामर्श दे रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि इसमें मेरे सामने ये समस्याएं हैं, तो आप अगर उसको परामर्श उचित दे रहे हो, शब्द देखना उचित, उचित अगर परामर्श दे रहे हो तो उसमें सूझबूझ का भी विकास करोगे आगे। उसमें आप उसमें जो कमियां हैं, दुर्बलताओं का मतलब क्या होता है? कमियां। उसमें जो दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने का भी समाधान बताओगे कि आप में ये कमी है, इन कमियों का इस प्रकार से समाधान होगा। और आप जब इन सब बातों को कहोगे तो सृजनशीलता का भी विकास होगा, क्योंकि जब वो अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को दूर करेगा तो वो नए नए तरीके खोजेगा, और जब नए तरीके खोजेगा यानी कि जो आपके मस्तिष्क से नवीन चीजों का निर्माण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। यानी कि नवीन वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। तो जैसे ही वो खुद के अंदर कुछ कमियां ढूंढेगा और उन कमियों को दूर करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सृजनशीलता का विकास होगा। तो जब आप किसी को परामर्श दोगे तो ये तीनों बातें उसमें समाहित होंगी। आप उसमें सूझबूझ विकसित करोगे, उसकी दुर्बलताएं यानी कमियों को दूर करोगे, और उसमें सृजनशीलता के गुणों का विकास करोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? उचित परामर्श प्रदान करने का। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना। जो अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या है, चलो देखते हैं। देखो, चलो देखो, हमने लिखा है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा करने को तकनीकी भाषा में कहा जाता है।
तकनीकी भाषा का मतलब है कि आप अपने देसी भाषा का शब्द बताऊं कि अगर आप कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की एक साथ प्रशंसा कर रहे हो, यानी कि सामूहिक रूप से क्या कर रहे हो, सामूहिक रूप से मतलब संपूर्ण कक्षा कक्ष में आप सभी बच्चों की प्रशंसा कर रहे हो, और व्यक्तिगत रूप से मतलब ये हुआ कि आप किसी इंडिविजुअल बच्चे को बोल रहे हो, सिंगल बच्चे को आपने कहा अरे बेटा शाबाश, अरे नवीन तूने तो बहुत अच्छा आज काम किया है, शाबाश बेटा, इसका मतलब इंडिविजुअल रूप से। और आज आपने कह दिया अरे वाह क्या बात है, आज तो आपकी कक्षा ने कमाल कर दिया, सभी क्वेश्चन सही करके लेके आए हैं, इसका मतलब सामूहिक रूप से। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उसको तकनीकी का मतलब होता है, टेक्निक रूप से आप क्या कहोगे, अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता। देखो ये प्रश्न मतभेदता तो नेगेटिव बात है, ये गलत हो गया। और कुशल प्रबंधन करने में सहादर, यानी कि प्रबंधन का और प्रशंसा का कोई रोल नहीं होता है ना। प्रबंधन करने का काम किसका होता है, ये विद्यालय प्रशासन का होता है भाई, है ना। तो इसमें यहाँ कोई आपकी बात नहीं बनने वाली, अब बात बनेगी यहाँ। एक है अनुशासन और दूसरा है पुरस्कार। तो आप प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो। क्या कर रहे हो, पुरस्कार। और पुरस्कार को अपन मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं रेनफोर्समेंट। क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। आप जब किसी बच्चे को बार बार प्रशंसा देते हो, या आप ये कहते हो, छोटे बच्चे को आप कहना अरे शाबाश बेटा तुमने कविता याद की है, अरे यार क्या बात, तो देखना वो कल आप जैसे ही क्लास में जाओगे तो वो आपको कहेगा सर 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 मैंने आज 2 कविताएं याद की है। इसका मतलब वो उस व्यवहार को बढ़ा देता है जहां उसको पुरस्कार मिलता है। आप देखते हो टीचर नोटबुक में आपको डाल के, हमारे टाइम में वेरी गुड गुड, आजकल टॉफी बना के देते हैं, डेयरी मिल्क बना के दे दिया, तो बच्चा खुश होता आज मेरे को टॉफी मिली है, इसका मतलब पुरस्कार मिला है। इंडिविजुअल सामूहिक रूप से, ग्रुप में, मान लो किसी बच्चों ने किसी अपना कोई उत्सव था और उस उत्सव में बच्चों ने क्या किया, एक कक्षा कक्ष ने पूरे ने भाग लिया और आपने मंच से कहा अरे शाबाश क्या बात है, इस कक्षा ने तो बहुत अच्छे से ये नाटक का संचालन किया, इसका मतलब आपने उस पूरी कक्षा को प्रशंसा किया है। और उसमें अगली बार जब कोई उत्सव होगा तो वो पूरी कक्षा जो है वो उसमें भाग कर भाग लेगी, है ना। तो उस व्यवहार को बार बार करने की प्रेरणा देता है। समझ आया, क्या कहेंगे बेटा इसको, पुरस्कार कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरस्कार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है अपना वो क्या कहता है देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान से पढ़ना बेटा इस प्रश्न को, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, है ना। क्या पूछ रहा है कि शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक, अब देखो बेटा नहीं, इस शब्द को पकड़ना, इस शब्द को पकड़ना, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो भैरू जी आपके मस्तिष्क पे विराजमान रहते हैं और आपको जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता आपको, बिल्कुल ही नहीं देता है। और आप समझते हो कि शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक है, पूछ रहा है नहीं है। क्या नहीं है, देखो छात्रों के समुदाय का होना, अरे भाई छात्रों के समुदाय का होना, चलो पढ़ते हैं। शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि और शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। हमने कहा कि शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। ध्यान से समझो क्या पूछ रहा है कि शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। अब इजी मोड में भी आप देख लोगे बेटा, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में बहुत हमारे गुरु ऐसे भी हैं जिनका कोई उच्च कुल से संबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। यानी कि उच्च कुल का होना जरूरी नहीं है, उच्च कुल का होना जरूरी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा रे, सेकंड, उच्च कुल जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, उच्च कुल जरूरी नहीं है।
ध्यान रखना इस बात का। इसके लिए जरूरी नहीं है ऊंच कुल। आ जाओ, अब देखते हैं अपन अगला जो अपना है, चलो देखते हैं अगला जो टॉपिक है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो चलो देखते हैं अपन। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, बताओ भाई। देखो प्रश्न को, यानी कि कोई कक्ष में शिक्षण करवा रहा है और उसकी क्या है व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर और अन्य शिक्षकों के सहयोग पर और विद्यालय की परिस्थिति। चारों ऑप्शन सही है, चारों जो ऑप्शन है वो आपके सही है, बिल्कुल से अच्छे ऑप्शन है चारों में चारों। बट इनमें से कोई एक सबसे बेस्ट है, इन चारों में सबसे बेस्ट है कोई एक। और देखो, अगर वो पूछता आपसे, अगर वो आपसे पूछता कि विद्यालय की यानी कि संस्थान की, अगर वो क्या पूछता विद्यालय या संस्थान की व्यवस्था निर्भर होती है, तो आप कह देते कि सर प्रधानाचार्य पर। बट पूछ क्या रहा है कक्षा शिक्षण की, यानी यानी आपसे पूछ क्या रहा है कक्षा शिक्षण का मतलब हुआ कि बेटा आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे सामने बैठे हैं, कोई बच्चा कह रहा है सर ये मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे चूटिए काट रहा है, ये वाला सर मुझे मेरी नोटबुक लेके भग रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? आप क्या करोगे? ये व्यवस्था जो होती है, ये व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षक की निपुणता पे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने अपने आप में निपुण नहीं है ना, तो आप बच्चों को हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार देखो, हम बचपन में पढ़ते थे, बचपन में हमने खूब पढ़ा है कि एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक सो रहा था, बच्चे सामने बैठे थे। अब जैसे ही जांच आ गई, जांच आते ही उन्होंने जगाया, हेलो श्रीमान जी सो रहे हो? तो जैसे ही उनको लगा कि जांच वाले हैं, तो उन्होंने कहा उठते ही, अच्छा तो बच्चों, अच्छा तो बच्चों, सोना इसे कहते हैं, सोना इसे कहते हैं। तो हर इंसान शिक्षक वही है जो प्रत्येक परिस्थिति को तत्काल प्रभाव से भांपकर और अपने निर्णय परिवर्तित कर सके। अगर शिक्षक निपुण है अपने आप में, तो वो सब व्यवस्थाएं देख लेगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर। अगर वो व्यवसाय में निपुण है, अपने शिक्षक के गुण में निपुण है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता वो व्यवस्था बनाने में। क्योंकि देखो, आप समझना इस बात को, अगर शिक्षक का प्रभाव कक्षा कक्ष में है, तो बच्चे अव्यवस्था करते ही नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, किसमें मिलती है भाई? यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है ना, उससे किसमें सहायता मिलती है? चलो देखते हैं। शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में देखो, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, समय बिताने, इसमें दो तो बिल्कुल नेगेटिव है। परीक्षा पास करने में, समय बिताने, कुछ हद तक गृह कार्य भी करते हो आप, लेकिन सबसे राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। क्योंकि क्योंकि अगर शिक्षक के पास आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा गहराई से भी पढ़ा दे, हो सकता है कि वो शिक्षक आपको थोड़ा कंटेंट को इजी मोड में भी पढ़ा दे, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान कहता है कि सरल से कठिन की ओर पढ़ाओ। जब हमारे पास में कोई दिशा ही नहीं होगी, तो शिक्षक आपको आपके मानसिक स्तर के अनुसार नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए पाठ्य पुस्तक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक के पास अगर पाठ्य पुस्तक होगी, तो वो बड़े आराम से उसको समझा पाएगा, और जहां तक जिस ज्ञान की आपको जरूरत है, वो वहीं तक आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, ध्यान रखना, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में क्या है? पाठ्य पुस्तकें सहायक हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
क्या करेंगे बताओ? विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि क्यों की जाती है भाई? क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। शासन का मतलब विद्यालय ऐसा चाहता है। अच्छा, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। बताओ भाई, देखो, विद्यार्थियों की संख्या कम, कम का मतलब नेगेटिव बात आ गई। ये तो कभी करना ही मत, क्योंकि जब भी आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करो तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ क्लास में बैठो। अगर आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच सकारात्मक नहीं है तो आप कभी भी सही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये बात गलत है। दूसरा, यहाँ प्राय कम होती है, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है, गलत बात है भाई, नेगेटिव। सकारात्मक रहो। अब देखो, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, शासन ऐसा चाहता है। किसी के चाहने से अपन शिक्षक जो है वो किसी के चाहने से कभी भी अपने अपने ज्ञान के साथ खिलवाड़ नहीं करते, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षकों को इसमें सहायता होती है। कैसे होती है? अब देखो, सामूहिक शिक्षण को ही अपन क्या कहते हैं? दल शिक्षण। क्या कहते हैं? दल शिक्षण। अब इसमें क्या होता है? शिक्षकों को इसमें सहायता कैसे होगी बताओ? यानी आप किन्हीं बच्चों को एक साथ बिठाया और आप दो शिक्षक एक साथ उस पर काम कर रहे हो, तो जो शिक्षक, जहां आप में कमियां हैं वो दूसरा शिक्षक उसकी कमियों को पूर्ण कर देता है और कक्षा कक्ष में ध्यान बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। यानी कि जो कक्षा कक्ष है उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छे से हो पाती है, इसलिए कि शिक्षकों को इसमें सहायता मिलती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्योंकि देखो इसको आप जितना सोल्व करोगे ना तब बातें बनेंगी भाई, है ना? मैं इसको बड़े आराम से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपके दिन एग्जाम जो है मात्र 9 दिन बचे हैं। तो अब बार बार नए नए क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा है भाई, है ना? शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि, और विधियों में हमने कहा था कि आज की जो शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। बाल केंद्रित यानी कि बालकों को केंद्रित करके बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। और ये जो व्यवस्था है ये कहती है कि बच्चों को आप उनके मानसिक, शारीरिक और भावात्मक स्तर के अनुसार पढ़ाओ। और इनमें बहुत सारी विधियां, जैसे खेल विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि, प्ले मेथड बोलते हैं जिसको। और इसकी जो खोज की थी वो कोल्डवेल कुक ने की थी। कोल्डवेल कुक। दूसरा किंडरगार्टन विधि है, इसकी जो खोज की थी वो की थी फ्रोबेल। किसने की थी? फ्रोबेल। इसको बालोदान विधि भी कहते हैं, बालोदान। मोंटेंसरी विधि है। तो बहुत सारी विधियां हैं, डाल्टन विधि है, इसके अलावा परिवेक्षित अध्ययन विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। इनको शिक्ष जो है उसमें क्या है कि बच्चों के अकॉर्डिंग आप शिक्षा व्यवस्था करो। तो इसमें विद्यार्थियों के लिए मतलब शिक्षण विधि आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो। जैसे एक शिक्षण विधि ले ली आपने, व्याख्यान। आप जाकर मूर्ति बनकर खड़े हुए और आपने कहा महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत को सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना सिखाया और उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उन्हीं की बदौलत हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। इसका मतलब आप लेक्चर देने लग गए। अब कक्षा छोटे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं यार महात्मा गांधी कौन है। उनको पता ही नहीं महात्मा गांधी कौन है। वो अपने दादाजी को जानते हैं, अपने दादाजी को जानते हैं, अपने ताऊजी को जानते हैं, अपने आस पड़ोस परिवार को जानते हैं। उनको नहीं पता महात्मा गांधी कौन है। तो रोचकता नहीं आएंगी। दूसरे दिन घर जाके कहेंगे मम्मी मम्मी वो एक पिक्चर आता है और वो खड़ा होकर ऐसे ही बातें करता, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। उसका मतलब ये है कि बच्चों को आप खेल खेल में शिक्षा दो, खिलाओ। कभी आप कहो अरे आपने देखा कभी क्या, आपने टीवी पे देखा है,
आपने नोट जो होता है, पैसे का नोट जो होता है, उस पे देखो एक वो दादाजी की फोटो छपी रहती है जिसके सर पे बाल नहीं है। आपने फोटो देखी है, वो लाठी लिए खड़े रहते हैं और ये देखिए सर देखिए, अब वो आपके कंटेंट के साथ जुड़ जाएंगे। तो कभी आवाज को बढ़ाना, कभी चढ़ाना, आपके भाव, आपके शरीर संचालन, क्योंकि शिक्षण एक कला है और जब आपके शिक्षण में कला और विविधता नहीं होगी तो वो रोचकता नहीं रहेगी भाई। तो देखो, शारीरिक विकास के लिए घातक होता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविधि जानकारी में बाधक हो सकता है और शिक्षक के प्रति समभाव रह सकता है। अब देखो, शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, चलो देखते हैं। विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। अब देखो, अगर आप बार बार विधियों को परिवर्तित कर रहे हो, अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हो, तो जो बहुत सारी जानकारियां आप देने वाले थे उनमें वो बाधक सिद्ध हो गया। आपने बस 2-4 बातें बताई और अपना सेशन पूरा कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। तो जब भी आप शिक्षक बनो तो बहुत अच्छी अच्छी चीजों, अपने आप को इतना तैयार करो कि आप बहुत सारे माध्यमों आप बच्चों को पढ़ा सको, बहुत सारे माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सको। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो आगे अपन देखते हैं, अगली विधि देखते हैं अपन कौन सी है। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, चलो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। हर शाला में प्रधानाचार्य होता है जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके और विद्यालय का समय तालिका निर्धारण में मदद मिले। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है, एक विकल्प ऐसा है जो सब पर भारी है, जिसमें सारे के सारे समाहित हैं। इसका विकल्प राइट आंसर होगा विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अगर ऑब्जर्वेशन सही होगा तो छात्र भी उपस्थित होंगे, शिक्षक भी उपस्थित होंगे और समय तालिका भी सही होगी। अगर आप ऑब्जर्व सही कर रहे हो, आपका अगर प्रधानाचार्य आपके विद्यालय को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें अपने आप समाहित हो जाएंगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो अपन देखेंगे वो क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि के लिए क्या करेंगे भाई, बताओ क्या करेंगे? विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यालय में मेले और प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे क्या? फिर नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए और विद्यालय का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। तो इसमें देखो, आपको क्या लिखा है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए, अभी अभी बता के आया हूं आपको, अपना विषय जो है उसमें क्या लानी है? विविधता। क्या लानी है भाई? विविधता व रोचकता। रोचकता इसका मतलब आपके पास जो बच्चे जो अपने परिवेश को छोड़कर आए हैं, उनके पास जो ज्ञान है, यानी उनकी जो मातृभाषा है, उस ज्ञान का जो उन्होंने उपयोग किया है, उस ज्ञान को आपको किताबी ज्ञान से जोड़ना है। तो आप क्या करोगे? यानी कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपको आगे बढ़ाना है, तो क्या करोगे? नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? नई और रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियां आपके पास नहीं होंगी तो उसमें आप मेले और प्रदर्शन विधियों का उपयोग कर सकते हो। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए और आपने भ्रमण विधि का उपयोग किया, ठीक है, आपने प्रदर्शनी लगवाई, तो आप उसमें ये विधियां उपयोग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? आप नई और जो आपकी विधियां हैं उन विधियों का आप उपयोग करोगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन। शिक्षण तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता। शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता। कक्षा प्रवेश को कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को और शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। अच्छा, प्रश्न क्या है
कि शिक्षक तथा विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, यानी कि कोई शिक्षक है, यानी कि कोई टीचर है, और वो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ संबंध रखता है, तो इनमें से ऐसा एक संबंध है जो प्रभावित नहीं करता है, कौन सा होगा? देखो, कक्षा में प्रवेश कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाली अधिगम को बिल्कुल प्रभावित करता है, ये सही बात है। कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को करता है, शिक्षक की शिक्षण कुशलता को और कक्षा प्रवेश को। अब दो ऑप्शन आ गए, है ना। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है। अब बताओ किसको करेगा, शिक्षक की कुशलता को या कक्षा प्रवेश को? आप ध्यान से समझो इस बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो, कक्षा में बच्चा प्रवेश तभी करेगा जब आपका व्यवहार मधुर होगा। आप छोटे बच्चों से प्यार से बातें करोगे, प्यार प्यार में पढ़ाओगे, प्यार प्यार में समझाओगे, तो आपकी कक्षा में बच्चे भागकर आना पसंद करेंगे। इसका मतलब जो छात्र हैं और जो टीचर है, उनके संबंध जो है वो शिक्षक की कुशलता पर निर्भर नहीं करते। शिक्षक को कुशल बनना है तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए, वो अपने व्यवसाय के प्रति निपुण होना चाहिए, तभी उसमें कुशलता आएगी, अन्यथा नहीं। इस बात का ध्यान रखना, आपको शिक्षक की शिक्षण कुशलता को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। शिक्षण की कुशलता को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। ओके, चलो अब देखो अपने नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं, चलो, है ना। इसको अपन इरेज कर देते हैं एक बार, इसको अपन इरेज कर देते हैं, है ना। फिर अपन अगला अपना क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय व पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध और शिक्षक विद्यार्थी संबंध। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या पूछा आपसे, इन्होंने आपसे पूछा है कि कोई विद्यालय है और उसका परिवेश है, यानी कि विद्यालय का जो परिसर है उसमें बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं। फिर देखो क्वेश्चन वही आ गया, नहीं, क्या गया, नहीं हो सकता। तो विद्यालय व पाठ्यक्रम, शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध और शिक्षक विद्यार्थी संबंध, इसका मतलब विद्यालय और पाठ्यक्रम का आपस के संबंधों का, परिवेश के संबंधों का कोई तालमेल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यालय व पाठ्यक्रम। ध्यान से देखना, इसका अपना होगा विद्यालय व पाठ्यक्रम। अगला जो है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, अगला जो है अपना पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, क्या है भाई, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना और पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। अब देखो पर्यावरण शिक्षा यानी कि पर्यावरण के बारे में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो देखो पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, क्या करना, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अगर बच्चों को जानकारी होगी पर्यावरण की कि पर्यावरण से ऐसे प्रदूषण होता है, पर्यावरण से ये समस्याएं होती हैं, तो वो बच्चा उन समस्याओं से उत्पन्न करने में दूर रहेगा। आपको याद रखना है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अच्छा अगला देखो अपन, अगला जो प्रश्न है अपना, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आ गया अपना कि पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है भाई, शब्द देखो नहीं है, नहीं है
पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेता। अरे ये इतिहास वेताओं का कोई संबंध नहीं है पर्यावरण में व्यक्तियों का कोई संबंध थोड़ी होता है पर्यावरण में, इतिहास वेताओं का कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका मतलब पर्यावरण शब्द में क्या है, यानी पर्यावरण जो है हमारी पृथ्वी के ओर चारों ओर जो पाया जाने वाला आवरण, हमारे चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण। उसमें इतिहास वेताओं की कोई जगह नहीं होती है। तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, इतिहास वेता नहीं होंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। आप गलत को पहचानना सीख लो, सही अपने आप हो जाएगा। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, प्रत्येक राज्य के अनुसार किया जाता है और गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। अब देखो इसमें लिखा है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन क्यों किया जाता है भाई, छात्रों में सुधार हेतु, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, प्रत्येक राज्य के अनुसार और गरीबी दूर करने में। बातें सभी सही हैं, विकल्प सारे सही है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है वो कौन सा है, मानव निर्माण। अगर आपने एक सभ्य मानव का निर्माण कर दिया तो वो मानव पर्यावरण की भी सुरक्षा करेगा, अपने समाज की भी सुरक्षा करेगा, अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा करेगा और अपने समाज परिवार की भी सुरक्षा करेगा। तो अगर मानव का निर्माण सभ्य तरीके से हुआ है तो वो सारी शिक्षा जो है उस शिक्षा में राष्ट्रीयता भी होगी, वो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित भी होगा और राष्ट्र के जो संसाधन हैं, हाँ ये जो अपना प्रश्न था इसको हमने कंप्लीट किया। और चलो अब अपन इसमें देखते हैं मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं कि आपका एक विद्यार्थी, आपका कोई एक विद्यार्थी है जो गंदे कपड़े पहनकर आता है, क्या करके आता है, गंदे कपड़े पहनकर आता है, तो आप क्या करेंगे, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे अच्छा, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, अच्छा, उसको नए कपड़े दिलाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा, देखो आप साबुन खरीदने के पैसे एक बार दे दोगे, फिर क्या करेगा वो, आप उसको लज्जित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो एनसीएफ ने तो ये कह दिया कि शिक्षा बिना बोझ के दो भाई, लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे को आप कुछ नहीं कर सकते, लज्जित करना तो दूर की बात है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते, और उसको नए कपड़े कितनी बार दिलाओगे, फट जाएंगे, फिर क्या करेगा वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, जो गंदे कपड़ों से जो गंदगी फैलती है उस गंदगी से आप उनको अवगत करवाओगे, है ना। चलो तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। छात्र की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करोगे, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। अरे भाषण कहाँ से देंगे, भाषण नहीं देंगे भाई, स्वाध्याय है तो विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालयों में रखेंगे। चलो ठीक है, स्वाध्याय न करने के कारण का पता करेंगे। आपको रुचि जागृत करनी है बेटा, आपको रुचि जागृत करनी है, इसका मतलब स्वाध्याय के जो न करने के कारण है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है और अभिभावकों को ये जिम्मेदारी नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालयों में रखेंगे। तो बच्चों को आप अलग अलग रोचक रोचक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा, स्वाध्याय विकसित होगा, रोचकता आएगी उनमें रहेगी कि नहीं यार इस बुक को आज पढ़ लेता हूं, इस वाली बुक को कल पढ़ूं, तो उसमें रोचकता आएगी। रोचकता के लिए वो नई नई पुस्तकें पढ़ेगा तो उनमें क्या हो जाएगा, स्वाध्याय का गुण क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। चलो समझ आए यहां तक, किसी को कोई डाउट है नहीं। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करने का क्या उद्देश्य होता है। आप अगर कोई लाइब्रेरी विकसित करोगे, अपने स्थापित करोगे,
तो उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में शोध की आदत डालना। अरे शोध तो प्रयोगशाला में होते हैं, तो लाइब्रेरी में शोध कहाँ होंगे? नहीं होंगे। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना और पुस्तकों को एकत्रित करना। आप कबाड़ी तोड़ी हो भाई, पुस्तकों को एकत्रित करोगे? नहीं करेंगे, है ना। विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे, लाइब्रेरी में करेंगे, बिल्कुल। लेकिन छात्रों में स्वाध्याय की आदत अगर विकसित होगी तो वो विभिन्न विषय अपने आप, अगर छात्रों में स्वाध्याय की आदत होगी तो वो विभिन्न विषय अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना। और एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? बताओ क्यों करना चाहिए? बताओ बताओ, फटाफट बताओ क्यों करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ, देखते हैं। उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायता होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है और छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। क्या होगा बताओ? दृश्य और श्रव्य, इसको अपन बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। और ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी दृश्य, एक होती है श्रव्य और एक होती है दृश्य व श्रव्य। दृश्य का मतलब दिखने वाली, श्रव्य का मतलब सुनने वाली, और दृश्य और श्रव्य का मतलब देखने और सुनने वाली। अगर आप दृश्य का मतलब आपने कोई मॉडल बना दिया, आपने कोई चार्ट बना दिया, आपके पास अखबार है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, ये सारे कैसे दृश्य। आपने कहा श्रव्य, आपका टेप रिकॉर्डर है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, भाषण है, वाद विवाद है, श्रव्य। श्रव्य और दृश्य में क्या आएगा? आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके टीवी हैं, ये सारे किसमें आएंगे? दृश्य एवं श्रव्य में। क्या उपयोग होगा? उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होते हैं, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने के लिए। सही आंसर क्या होगा? कि वास्तविक रूप प्रदान करने और पाठ में विविधता लाने के लिए। आपको पृथ्वी पढ़ाना बच्चों को, आप ग्लोब ले आए, ग्लोब, है ना। ग्लोब क्या है? क्या है बताओ? ग्लोब क्या है? ग्लोब होगा इसमें अपना दृश्य साधन। तो आपने दिखा दिया बेटा ये हमारी पृथ्वी है, तो वो क्या ले आएगी? वास्तविक ज्ञान लेके आएगी और जो पाठ में विविधता लेके आएगी। अब बच्चे बार बार देखेंगे सर ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये इसकी ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, हमारा भारत का है, हमारा राजस्थान का है, तो विविधता आएगी उसमें। तो इससे क्या होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो क्या करती है? वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ और जो आपकी शिक्षण करने की जो कला है उसमें विविधता लेकर आती है। अगला जो प्रश्न है वो अपन प्रश्न देखते हैं, और उस प्रश्न में है अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए चोरी करने में। अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन भी जबरदस्त डाले, ऑप्शन भी गजब डाले हैं भाई। चोरी करने में, अच्छा। व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में। अरे वाह क्या बात है, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने की। अरे व्यक्तिगत किसी के कुछ भी समस्या हो जाए शिक्षक थोड़ी संभालेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई छात्र आपको घर पर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। अगला है माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर पर जाएंगे, या स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। कोई विशेष अवसर होगा, कोई उत्सव होगा, कोई उत्सव होगा, कोई शादी होगी, कोई कोई पार्टी होगी, तब आप जाओगे। और आपको चाहे तो अभिभावक बुलाएं, चाहे आपका विद्यार्थी बुलाए, लेकिन विशेष अवसर पर आपको जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? विशेष अवसर पर आपको जाना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें कि विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। विद्यालय में जो खेल होते हैं उनके आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। जहां भी भैया आपको मैं एक बात फाइनल बता देता हूं, आप पढ़ना ही मत चाहिए, सर्वांगीण शब्द जहां आ जाए उसको सही कर देना। सर्वांगीण शब्द बालकों के सर्वांगीण विकास में कुछ भी मदद करता है वो बात सही है।
कौन कहता है ये बाल केंद्रित शिक्षा? कौन कहती है ये बात? बाल केंद्रित शिक्षा। और ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो इसमें आप ध्यान रखना, बालकों के सर्वांगीण विकास, खेलों का आयोजन क्यों होता है? बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। बालकों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए बाल केंद्रित शिक्षा का आयोजन होता है, खेलों का आयोजन होता है। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। क्योंकि बेटा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा जो है वो बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। बालक की अंतर्निहित पूर्णता की जो अभिव्यक्ति है वही शिक्षा है। तो शिक्षक जो है वो बालक में जो अंतर्निहित संभावनाएं होती हैं उनका विकास करता है, वो है क्या कहलाता है? सफल शिक्षक कहलाता है। कोई बच्चा है जो अच्छा लिखना चाह रहा है, अच्छा राइटर हो सकता है, अगर उसको एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपकी सफलता निर्भर करेगी बच्चों पर और बच्चों की सफलता निर्भर करती है शिक्षक पर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनके लिए क्या है कि अंतर्निहित जो संभावनाएं होती हैं बालकों की उनको बाहर कौन निकालता है? शिक्षक निकालता है ना? तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है। अंशतः शुद्ध का मतलब टूटा फूटा उत्तर देता है, टूटा फूटा टुकड़ों में बता रहा है कि बाबर आया था, लड़ाई लड़ी थी, बयाना का युद्ध लड़ा था। अब नहीं पता बयाना का किसके साथ लड़ा था, खानवा का किसके साथ, टूटा फूटा बता रहा है। तो आप क्या करेंगे? उसे वैसा ही छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या भाई? उसे वैसा ही छोड़ देंगे। शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। अरे बताना पड़ेगा, शिक्षक हो आप, ये चीजें गलत होंगी है ना? तो इसमें आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। चलो ये जो है आपका शायद मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और है कि छात्रों की चोरी करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कोई बच्चा है वो चोरी कर रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? कक्षा में उसे बेइज्जत करेंगे। अभी तो बताया था रे, अपन नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते भाई, किसी को पीटना मारना बेइज्जत करना नहीं कर सकते, गलत बात है। दूसरा, प्राध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उचित निदान करेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे। नहीं करेंगे, अगर आज उसको सूचित कर दिया तो फिर कल क्या होगा भाई? तो नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। ओके, तो ये याद रखना, चोरी के कारणों का पता लगाएंगे फिर उनका आप क्या करोगे? निदान करोगे। ओके ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरक्त हो जाते हैं क्योंकि, क्यों हो जाते हैं भाई? विद्यालय छोड़कर बच्चे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, कारण क्या है? तो चलो देखते हैं क्या कारण है। शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। अच्छा, उनके आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती बेटा, उनकी दशाएं अनुकूल नहीं होती, इसलिए वो बच्चे क्या होते हैं? विद्यालयों से छोड़कर चले जाते हैं, विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, परिस्थितियां समान नहीं होती। यही कारण है कि उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। राइट आंसर क्या होगा? उनकी आर्थिक परिस्थितियां अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते। अरे बेटा कितना ही प्रेरित कर लो, जब आपकी दशाएं जो हैं, आपका जो वातावरण है, आपकी आवश्यकता ही पूर्ण नहीं हो रही है तो शिक्षक क्या करेगा प्रेरित कर? तो जो अनुकूल दशाएं अनुकूल नहीं होंगी तो बेटा बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूल दशाएं नहीं होना, है ना? अनुकूल दशाएं नहीं होना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है? अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई अपना भावना जागृत नहीं होती, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होती है। बताओ रे कौन सा राइट आंसर होगा? अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र वहां से भाग जाएगा क्या? नहीं, उसमें स्वाध्याय की भावना जागृत होती है कि अगर शिक्षक पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए,
हमारा शिक्षक अगर पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है अपना, चलो वो देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पर पैदा करने से हेतु आप क्या करेंगे? अगर छात्रों में आपको रुचि उत्पन्न करनी है तो आप क्या करेंगे बताओ? स्वयं उनके साथ खेलेंगे, चलो अच्छी बात है, खेल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करूंगा। क्या बात है, ये वाला चौथा सही नहीं है, कह रहा है चौथे वाला सही है ना, कहकर अपने काम में लग जाएंगे है ना, नहीं रे। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयं उनके साथ खेलेंगे, ठीक ठाक है। विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, उदाहरण से कोई बातें नहीं बनेंगी, है ना। अच्छा, उदाहरण से बातें नहीं बनेंगी। खेलों के महत्व है, यानी कि खेलों से होने वाले फायदे, महत्व के बारे में बताओगे आप उनको कि खेलों से क्या क्या महत्व है, क्या क्या फायदे हैं, वो बातें बताओगे और उनके विस्तार से प्रकाश डालोगे। राइट आंसर क्या होगा? खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। विस्तार से क्या करेंगे भाई? प्रकाश डालेंगे। अगला जो प्रश्न है अपना वो है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कैसा होगा भाई? कैसा व्यवहार होगा? अलग अलग जातियों के हैं तो देखो, हमारे जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35, उनमें अनुच्छेद 15 जो है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी जाति हो, किसी भी जाति का हो, हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, अनुच्छेद 15 कहता है ये बात। अनुच्छेद जो 15 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वचन किसी भी से संबंधित है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। वचन का मतलब समझना इस चीज को, है ना। चलो अगला जो है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक करता है, घर पर बालक शैतानी ना करे, थकान उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है बेटा? थकान आप तो अगर करके आओगे, इसमें मुझे पता है आप तो करके आओगे तो इसमें थकान, अरे सर बहुत थकान हो जाती है भाई, थकान उत्पन्न करता है। लेकिन स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है। जब वो बार बार किसी कंटेंट को लिखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसमें ऐसा विचार आएगा कि ऐसा क्यों, गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ी थी, यानी कि तर्क और विचार करेगा उन बातों, है ना। तर्क और क्या करेगा? विचार करेगा, तर्क और विचार करेगा। नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था भाई। तो कैसा लगा अपना सेशन? कैसा लगा अपना सेशन? इसके बारे में जरूर आप हमें बताएं। और किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट में वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब हमारा एक लाइक बढ़ाते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हम कुछ आगे इससे भी बेहतर करें। तो इसी के साथ कल का सेशन अपन रखेंगे, नेक्स्ट सेशन, और उसमें अपन नया एक टॉपिक लेकर आएंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे तो हमें जरूर कमेंट में मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास। बाय।